नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान प्रेमचंद व्यक्तित्व और कृतित्व में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। 31 जुलाई 1880 में जन्मे प्रेमचंद किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका जन्म मुंशी अजायब राय एवं श्रीमती आनंदी देवी के घर में हुआ। यह एक कृषक परिवार था। आय इस परिवार की बहुत अधिक नहीं थी, अतः प्रेमचंद को 25 रुपए माहवार पर डाकखाने में मुंशीगिरी भी करनी पड़ी थी। बचपन से लेकर युवावस्था तक अर्थाभाव से ये निरंतर संघर्ष करते रहे। इनका बचपन अगर हम देखें तो इनका बचपन अन्य बालकों के साथ खेतों खलियानों में घूमते विचरते, साग सब्जियों को, फलों को चुराते हुए व्यतीत हुआ था। चोरी कहानी इसी काल की लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने अपने शैशव में चुराए गए सब्जी फलों को एक कहानी का रूप देकर उसका यथार्थ अंकन करने का प्रयास किया। प्रेमचंद का घर कच्चा था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। सोने के लिए पुआल पर बिछौना, कलेवे में बासी रोटियां और जूतों के नाम पर चमरौधा जूता। इस तरह से अर्थाभाव में इन्होंने अपना शैशव व्यतीत किया। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। लाड़ प्यार में इनके अभिभावक या इनके परिजन इन्हें नवाब राय के नाम से बुलाते थे। 8 वर्ष की अल्पायु में ही प्रेमचंद की माताजी का देहावसान हो गया, जिससे ये माता के वात्सल्य ममत्व से वंचित रहे। इस संदर्भ में डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है, जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत छोटी उम्र में ही प्रेमचंद के अभिभावकों का आशीर्वाद दैहिक रूप में उनके ऊपर से उठ गया था। प्रेमचंद की 3 बड़ी बहनें थीं, जिनमें से 2 का निधन अल्पायु में ही हो गया था। पिता संग्रहणी से ग्रस्त थे। पत्नी की मृत्यु के उपरांत इनके पिता ने पुनर्विवाह कर लिया और इन्होंने अपनी कृतियों में माता की मृत्यु से उत्पन्न अवसाद, विमाता द्वारा किए गए अत्याचारों का उल्लेख किया है और इस तरह से इन्होंने माता के दोनों ही रूपों को, माता और विमाता, इन दोनों ही रूपों को अपनी कहानियों में वर्णित किया। आरंभिक जीवन क्योंकि इनका संघर्षमय था, उसकी छाप भी हमें इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। रामविलास शर्मा की ही उक्ति है, सौतेली मां का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडे पुरोहितों का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसलिए उनके ये अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा साहित्य में झलक उठे थे। कह सकते हैं कि प्रेमचंद का साहित्य उनके अपने जीवन का यथार्थ है और इतने समय उपरांत भी आज भी उस तरह की समस्याएं, उस तरह का वातावरण हमें अपने आसपास दिखाई देता है। और शायद यही कारण है कि प्रेमचंद
आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, आज भी हम उन्हें पढ़ते हैं। 15 वर्ष में कुरूप कर्कशा स्त्री से इनका विवाह कर दिया गया। इतनी छोटी उम्र में प्रेमचंद विवाह का अर्थ नहीं जानते थे और इसीलिए मंडप में वो खुद ही उसको सजाने में लगे हुए थे। उनको ये लगता था कि विवाह का मतलब केवल मौज मस्ती है। उनका विवाह बहुत सुखी नहीं रहा। किसी तरह से उन्होंने 10 वर्ष तक इस विवाह को चलाया, जिसमें उन्हें केवल अशांति ही मिली। 1908 में सामाजिक रूढ़ियों और पारिवारिक लोगों के विरोध के होते हुए भी इन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से पुनः विवाह कर लिया। शिवरानी देवी से इनके 3 बच्चे हैं, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। अगर हम प्रेमचंद की शिक्षा के विषय में बात करें तो प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर मौलवी के माध्यम से उर्दू पढ़ते हुए हुई। अर्थाभाव के कारण स्कूल की फीस देने में इनका परिवार असमर्थ था। 12 वर्ष की आयु में फैज रचित तिलिस्म होशरुबा तथा उर्दू के रचनाकार रतन नाथ शरसार, मिर्जा हादी रुसवा और मौलाना शरर के उपन्यासों, अंग्रेजी भाषा में रचित उपन्यासों और पुराणों के उर्दू में अनुवादों को इन्होंने पढ़ा, मनन किया और गंभीरता से उन पर विचार विमर्श भी किया। 1910 में गणित के ऐच्छिक विषय किए जाने के उपरांत प्रेमचंद जी ने इंटर और बीए परीक्षाएं उत्तीर्ण की। गवर्नमेंट ट्रेनिंग स्कूल इलाहाबाद से इन्होंने परमानेंट जूनियर टीचर्स परीक्षाएं तथा हिंदी उर्दू की विशेष परीक्षाएं भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसी समय इनके पिता का देहावसान हुआ और इन पर पारिवारिक दायित्वों का बोझ आ गया। प्रेमचंद ने इस संदर्भ में एक स्थान पर लिखा है, जब पिताजी की मृत्यु हुई, घर में स्त्री थी, वे माता थी, उनके 2 बालक थे और आमदनी 1 पैसे की नहीं। घर में जो कुछ लेई पूंजी थी वह पिताजी की 6 महीने की बीमारी और क्रियाकर्म में खर्च हो चुकी थी और मुझे अरमान था वकील बनने का और एमए पास करने का। दौड़ धूप करके शायद 10-12 की कोई जगह पा जाता, पर यहाँ तो आगे बढ़ने की धुन थी। पाँव में लोहे की नहीं, अष्ट धातु की बेड़ियां थीं और मैं चढ़ना चाहता था पहाड़ पर। इस तरह से इन्होंने अपने जीवन के अर्थाभाव को अपने पाठकों के साथ साझा किया कि उम्मीदें बहुत थीं, सपने बहुत थे, कल्पनाएं बहुत थीं, ऊंची उड़ान भी भरना चाहते थे, पर अर्थाभाव के कारण उस समय ये सब कुछ कर पाना संभव नहीं दिख रहा था। 1899 में 8 रुपए मासिक पर एक प्राइमरी पाठशाला में इन्हें अध्यापक का कार्य सौंपा गया। 1904 में इलाहाबाद से जेसीटी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद इन्होंने मॉडल स्कूल में हेडमास्टरी का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनकी स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हुआ। कानपुर स्थानांतरण होने पर जमाना पत्र के संपादक
मुंशी दया नारायण निगम के संपर्क में आने पर इन्होंने अपनी कहानियों और आलोचनाओं को जमाना में प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क से हिंदी में लिखने की इनमें परिपक्वता आई, क्योंकि इससे पहले ये उर्दू भाषा में लिख रहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क के कारण ये हिंदी में कहानियां लिखने लगे। 1920 में गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पुनः बनारस लौट आए और महावीर प्रसाद पौद्दार के सांचे में चरखे की दुकान करनी शुरू कर दी। मर्यादा, जागरण इत्यादि पत्रों के संपादन कार्य से भी ये जुड़े रहे। 1934 में 8000 वार्षिक अनुबंध पर फिल्म में काम करने के लिए अजंता मूवीटोन में ये अपना समय देने के लिए बंबई गए, पर अपने निश्चित सिद्धांतों के साथ ये कभी भी समझौता नहीं कर पा रहे थे और इसलिए यहाँ पर इनका मन बहुत अधिक समय तक रमा नहीं। इसके साथ ही साथ जिस प्रकार के अर्थ लाभ की ये अपेक्षा कर रहे थे वो भी यहाँ नहीं मिल रहा था, अतः ये बहुत जल्दी ही यहाँ से अपना काम निपटाकर वापस चल पड़े। मिल मजदूर कहानी पर मजदूर नाम से एक फिल्म बनाई गई, किंतु मजदूरों और मिल मालिकों में झगड़ा होने के कारण इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। दामुल का कैदी और कुछ अन्य कहानियां लिखने के बाद ये बंबई से वापस लौट आए, क्योंकि जो कुछ भी ये अपनी रचनाओं के माध्यम से कहना चाह रहे थे, समाज में सुधार की कामना करना चाह रहे थे, निर्देशक उसमें परिवर्तन कर देते थे और वो परिवर्तन इतना अधिक होने लगा था कि कहानी का समूल ढांचा ही बदल जाता था। अपने सिद्धांतों से समझौता ना करते हुए इन्होंने वापस लौट जाना ही श्रेयस्कर समझा। जैनेन्द्र को एक पत्र लिखते हुए इन्होंने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा है, फिल्म में डायरेक्टर सब कुछ है, लेखक कलम का बादशाह ही क्यों ना हो, यहाँ डायरेक्टर की अमलदारी है। उसके राज्य में उसकी हुकूमत नहीं चल सकती। हुकूमत माने तभी वह रह सकता है। वह यह कहने का साहस नहीं रखता, मैं जनरुचि को जानता हूं, आप नहीं जानते। इसके विरुद्ध डायरेक्टर जोर से कहता है, मैं जानता हूं जनता क्या चाहती है और हम यहाँ जनता की इस्लाह करने नहीं आए हैं, हमने व्यवसाय खोला है। प्रेमचंद जो चाहते थे वो लिखना चाहते थे, किसी दबाव में आकर वो अपनी रचनाओं को परिवर्तित करना नहीं चाहते थे। 1935 में लम्हे लौटने पर प्रेमचंद ने पुनः नौकरी नहीं की। निरंतर संघर्षों ने इनके पुराने विश्वासों को, मान्यताओं को एक ओर धराशाही किया, जिससे उन्हें पीड़ा का अनुभव हुआ, किंतु उसके साथ साथ ही नई आस्थाओं ने, नए विश्वासों ने जन्म लेना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने ये माना कि वो अब साहित्य साधना के माध्यम से ही अपने समाज को अपना दे देंगे।
प्रेमचंद ने इस विषय में लिखा है, आरंभ में चिंतन के परिणाम स्वरूप नहीं, वरन परंपरागत विश्वास से कारण मैं एक महान दैवी शक्ति में विश्वास रखता था। यद्यपि विश्व के पीछे कोई हाथ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसे मानवीय कार्यों से कुछ लेना देना है। प्रेमचंद ईश्वर पर विश्वास जरूर रखते थे, किंतु वो कर्म में उससे अधिक विश्वास रखते थे। कर्महीन व्यक्ति प्रेमचंद को कभी भी रास नहीं आया। भारतीय साहित्य परिषद तथा हंस से जुड़ने के उपरांत इनका कार्यक्षेत्र निरंतर विकसित विस्तृत होता चला गया। चिकित्सा के लिए ये लखनऊ गए और वहीं पर 8 अक्टूबर 1936 में पंच तत्वों से निर्मित इनका शरीर उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो गया और वो अपने साहित्य के माध्यम से आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद को कृत्रिमता से, बनावटीपन से विरक्ति थी। उनकी बहुत छोटी छोटी अभिलाषाएं थीं, बहुत छोटी छोटी कामनाएं थीं और बहुत बड़े आकाश की उन्होंने कभी भी इच्छा नहीं रखी। अपनी इन अभिलाषाओं के विषय में उन्होंने बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखा था, मेरी अभिलाषाएं बहुत सीमित हैं। इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा यही है कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम में सफल हों। मैं दौलत और शोहरत का इच्छुक नहीं हूं। हाँ, ये जरूर चाहता हूं कि 2-4 उच्च कोटि की रचनाएं छोड़ जाऊं। मैं जड़ जीवन को भी नापसंद करता हूं। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, जिन्हें प्रेमचंद का मर्मज्ञ माना जाता है, ने इनकी संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानियों को प्रेमचंद कहानी रचनावली शीर्षक से प्रकाशित किया है। उनका अभिमत है कि कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के अप्रैल अंक में प्रकाशित सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, जिसे उर्दू में इश्क़े दुनिया और हुब्बे वतन के नाम से लिखा गया था, वास्तव में प्रेमचंद की पहली प्रकाशित कहानी है। 300 से अधिक कहानियों और 18 उपन्यास प्रेमचंद का यह साहित्यिक अवदान है। इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, राष्ट्र का विलाप नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ। संग्रह की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न थी। यह संग्रह प्रतिबंधित कर दिया गया और लेखक को भविष्य में ना लिखने की चेतावनी दी गई। इसी समय दया नारायण निगम ने इन्हें प्रेमचंद नाम दिया और तब से प्रेमचंद इसी नाम से अपनी रचनाएं लिखने लगे। प्रेमचंद अपनी रचनाओं में सामाजिक जीवन में व्याप्त समस्याओं को, विद्रूपताओं को, जैसे दहेज प्रथा, नारी अशिक्षा, बाल विवाह, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, स्त्री पुरुष असमानता और समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम, इन सब को उन्होंने अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में
समेटा है। चाहे वो कोई उसका ठोस समाधान दे पाए हों या ना दे पाए हों, उन्होंने कम से कम इन समस्याओं को उभारा, जिससे उनके पाठक कुछ समय रुककर उसे सोचें समझें। हिंदी कथा साहित्य में 1918 से लेकर 1936 तक की कालावधि को प्रेमचंद युग नाम दिया गया है। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई, जहां उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि किस प्रकार से संस्कार आपको आजीवन बांधे रखते हैं और व्यक्ति अपने संस्कारों से ही अपने व्यवहार को क्रियान्वित करता है। इनके कहानी संग्रहों को अगर हम देखें तो उसमें सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिभा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर भाग 1 और 2 और कफन। इनकी मृत्यु के उपरांत इनकी समस्त कहानियों को मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित किया गया। इनके नाटकों को अगर हम देखें तो संग्राम, करबला, प्रेम की विधि, इनके 3 नाटक हैं, किंतु इनके नाटकों को कहानियों और उपन्यासों जैसी लोकप्रियता नहीं मिली। कह सकते हैं कि इनके उपन्यास संवादात्मक उपन्यास अधिक हैं। अगर हम इनके कथित साहित्य के विषय में बात करें तो प्रेमचंद विविध प्रसंग खंड 1, प्रेमचंद के वैचारिक निबंध खंड 2, प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह इसे लिया जा सकता है, और इसके साथ ही प्रेमचंद के विचार, ये 3 खंडों में प्रकाशित है। प्रेमचंद के निबंधों और संपादकीयों टिप्पणियों का संग्रह इसमें है। इन्होंने अनुवाद भी किए। प्रेमचंद ने टॉल्स्टॉय की कहानियों का अनुवाद किया। गोल्सवर्दी के 3 नाटकों का इन्होंने अनुवाद किया, जिसमें हड़ताल 1930, चांदी की डिबिया 1931 और न्याय 1931 की रचनाएं हैं। रतन नाथ सरशार के उर्दू उपन्यास फसान ए आजाद का भी इन्होंने हिंदी अनुवाद आजाद कथा के नाम से किया है। बाल साहित्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो राम कथा, कुत्ते की कहानी, दुर्गा दास इनकी बाल साहित्य की रचनाएं हैं। इन्होंने कुछ विचार भी लिखे हैं जो प्रेमचंद विविध प्रसंग, प्रेमचंद के विचार 3 खंडों में उपलब्ध हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने अपने संपूर्ण जीवन में अर्थाभाव को सहते हुए भी निरंतर अपनी साहित्य साधना को आगे बढ़ाया, और उन्होंने समाज के उस तबके को, उन लोगों को अपना वर्ण विषय बनाया जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा था, जैसे कृषक, मजदूर या वो स्त्रियां जो अपने लिए, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थीं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस बात को भी रेखांकित किया है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि पुरुष में स्त्रियों के गुण आ जाते हैं, प्रेम, त्याग, दया, ममता, तो वो देवता बन जाता है, और अगर स्त्रियों में पुरुष के भाव आ जाते हैं, जिनमें पौरुष, कठोरता को हम ले सकते हैं, तो वो उल्टा भी बन जाती है। आज के वक्तव्य में
हमने प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।